हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और सलाम अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। आज आपके सामने तुर्की से बड़ी खबर लेकर आ रहा हूं। सीरिया पर जारी हमलों और उसके साथ डोनाल्ड ट्रंप के फैसले पर अमेरिका में हो रही आलोचनाओं के नतीजे में डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा बयान दिया है जो इंसान गुस्से में ही दे सकता है, और शायद वो इस मौके पर सच बोल गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के मिडिल ईस्ट की जंगों में शामिल होने को बड़ी गलती बताया है। उनका कहना है कि खरबों डॉलर खर्च करके हमें कुछ नहीं मिला, ये सब हमने पागलपन में किया है कि वहां जाकर जंगों में शामिल हुए। यानी अमेरिका का बिल्कुल ऐसा बुरा हाल हुआ है जैसे कोई पहलवान हारने के बाद कहे कि क्या मेरा दिमाग ख़राब हुआ था कि कुश्ती लड़ी थी, ना लड़ता तो इज्जत भी बची रहती। खबर में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा पेज फॉलो कर लें और लाइक करना ना भूलें, ताकि आपको हमारी हर एक वीडियो की खबर सही वक्त पर मिल सके। आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर ज़रूर शेयर करें ताकि दुनिया के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये खबर पहुँच सके। वाशिंगटन से एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेडनेसडे को नॉर्थ ईस्ट सीरिया से अमेरिकी सैनिकों को वापस लेने के अपने फैसले की सत्तापक्ष और विपक्ष यानी रिपब्लिकन और डेमोक्रेट की तरफ से होने वाली आलोचना पर रिएक्ट करते हुए कहा है कि वो एक ऐसी तस्वीर पर फोकस हैं जिसमें मिडिल ईस्ट में बेवकूफ़ अंतहीन जंगों यानी स्टूपिड एंडलेस वॉर्स में अमरीकी हिस्सेदारी शामिल नहीं है। यानी वो इस पूरे इलाके की जंगों से अपनी फ़ौज वापस बुलाना चाहते हैं। उन्होंने वेडनेसडे मॉर्निंग को अपने ट्वीट की सीरीज़ में कहा कि सैकड़ों बरसों से जारी अलग अलग समूहों के बीच लड़ाई अमेरिका को मिडिल ईस्ट में कभी नहीं होना चाहिए था। उन्होंने कहा कि हमारे लिए बेवकूफ़ अंतहीन जंग ख़त्म हो रही है। तुर्की ने सोमवार को अमेरिका के जरिए 50 फौजी हटाए जाने के बाद नॉर्थ ईस्ट सीरिया में हमले शुरू कर दिए थे। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दगान ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर जंग शुरू करने का ऐलान किया था। अर्दगान ने कहा कि ऑपरेशन का मकसद तुर्की के खिलाफ आतंक के खतरे को मिटाना है। अब तक जैसा कि मैं अब से पहले भी बता चुका हूं कि तुर्की सीरिया में कुर्दों को अपना दुश्मन समझता है, और उसका इल्ज़ाम है कि तुर्की में आतंकवादी के तौर पर ऐलान किए गए पीकेके के समर्थक गुट सीरिया में मौजूद हैं जो उसके लिए खतरा हो सकते हैं। रॉयटर्स ने भी वाशिंगटन से रिपोर्ट दी है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेडनेसडे को नॉर्थ सीरिया से अमेरिकी सैनिकों को वापस बुलाने के अपने फैसले पर अपनी ही पार्टी रिपब्लिकन के नेताओं की आलोचना और चिंताओं को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि दाइश के गिरफ्तार लड़ाके तुर्की के हमले से पैदा होने वाले हालात में बचकर भाग सकते हैं। संडे को ट्रंप के अचानक उठाए गए कदम से तुर्की को वहां मौजूद अब से पहले अमेरिका की सपोर्ट वाले कुर्दों पर हमला करने का रास्ता साफ हो गया था। इस पर कई रिपब्लिकन सांसदों ने ट्रंप की सख्त तनकीद की थी, जो आम हालात में उनके मजबूत सपोर्टर हैं। जैसे ही तुर्की ने वेडनेसडे को कुर्द मिलिशिया के ठिकानों पर हमले किए, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को सीनेटर रैंड पॉल जैसे रिपब्लिकन पार्टी में युद्ध विरोधी यानी जंग के मुखालिफ लोगों के साथ जोड़ लिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका को कभी भी मिडिल ईस्ट में जंगों में शामिल नहीं होना चाहिए था। व्हाइट हाउस के एक कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों के जरिए सवालों से दबाव डाले जाने पर ट्रंप ने कहा कि अगर तुर्क कुर्दों के साथ सही व्यवहार नहीं करते हैं तो वे तुर्की के खिलाफ पाबंदियां लगाने के लिए तैयार हैं। ये पूछे जाने पर कि अगर तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दगान कुर्दों का सफाया करने लगे तो वे क्या करेंगे, इस पर ट्रंप ने कहा अगर वे ऐसा करते हैं तो मैं उनकी अर्थव्यवस्था को मिटा दूंगा, यानी इकोनॉमी को नेस्तो नाबूद कर दूंगा। इसी बीच तुर्की ने सीरिया के 181 इलाकों पर हमला किया है, जिनमें 50 से ज़्यादा लोग मारे गए और ज़ख्मी हुए हैं। तुर्की के मीडिया सोर्सेज ने कहा है कि वहाँ की डिफेंस मिनिस्ट्री ने थर्सडे को एक बयान जारी करके कहा है कि तुर्क सेना ने उत्तरी सीरिया के 181 इलाकों को अपने हमलों का निशाना बनाया है। सीरिया में मानवाधिकार यानी ह्यूमन राइट्स के लिए काम करने वाले एक संगठन का कहना है कि तुर्की के हमलों में अब तक 15 लोग मारे गए हैं और 41 जख्मी हुए हैं। संगठन ने थर्सडे को बताया कि मरने वालों में 3 बच्चे और एक औरत समेत 8 आम नागरिक हैं, जबकि कुर्द संगठन YPG के
7 मेंबर्स भी तुर्की की बमबारी में मारे गए हैं। इस मानवाधिकार संगठन का कहना है कि तुर्की के हमलों में 13 आम नागरिक और 28 कुर्द लड़ाके घायल हुए हैं। इस बीच दुनिया भर में तुर्की के इस सैनिक ऑपरेशन को कंडम किया जा रहा है। जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन ने इस हमले की निंदा करते हुए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की इमरजेंसी मीटिंग बुलाए जाने की मांग की है। रूस के संसद सभापति व्याचेस्लाव वोलोदिन ने भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं, खासतौर पर सुरक्षा परिषद से मांग की है कि वे सीरिया और तुर्की की सीमा पर जारी तनाव को ख़त्म करने के लिए बैठक बुलाएं। इटली, हॉलैंड, मिस्र, लेबनान, ईरान, यूरोपीय यूनियन और यूनाइटेड नेशंस ने तुर्की से कहा है कि वे सीरिया की अखंडता यानी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का एहतराम करें। इसी बीच बीबीसी ने अपनी रिपोर्ट में अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो के हवाले से कहा है कि तुर्की को सीरिया पर हमले के लिए हमने नहीं कहा है। पोम्पियो ने नॉर्थ ईस्ट सीरिया से अमेरिकी सेना की वापसी के फैसले का भी बचाव किया, लेकिन ट्रंप के इस फैसले की अमेरिका के भीतर और बाकी दुनिया में तीखी आलोचना यानी बहुत ही सख्त क्रिटिसिज्म हो रहा है। अमेरिकी ब्रॉडकास्टर पीबीएस को दिए गए एक इंटरव्यू में माइक पोम्पियो ने अमेरिकी राष्ट्रपति के चौंकाने वाले फैसले का बचाव किया और कहा कि तुर्की को सुरक्षा की वास्तविक चिंता है और वो अपने दक्षिण में यानी अपने साउथ में आतंकी खतरे से जूझ रहा है। यानी वो भी तुर्की के उस नज़रिए को सपोर्ट करते हैं कि ये आतंकी हैं और ये ठीक कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं साथ साथ कि हमने तुर्की को इजाज़त नहीं दी हमला करने की। जबकि अब से पहले मैं आपको खबर दे चुका हूं कि तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब अर्दगान ने ट्रंप को फ़ोन करके बताया कि वो अपना एक फ़ौजी ऑपरेशन करना चाहते हैं। उसी के बाद उन्होंने अपनी फ़ौजें बुलाईं। अब अमेरिका किस तरह से करवट बदल बदल के अपने फैसले को जस्टिफाई भी कर रहा है और उससे किसी तरह से हटने की भी कोशिश कर रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि जंग शुरू हो चुकी है। पोम्पियो ने उन मीडिया रिपोर्ट्स को पूरी तरह गलत बताया जिनमें कहा जा रहा है कि अमेरिका ने तुर्की को नॉर्थ ईस्ट सीरिया में हमले की इजाज़त दी है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका ने तुर्की को ग्रीन सिग्नल नहीं दिया। उधर खबर यह है कि तुर्की ने नॉर्थ ईस्ट सीरिया में कुर्द लड़ाकों के कब्जे वाले इलाकों में हवाई हमले करना शुरू कर दिए हैं। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दगान का कहना है कि इन हवाई हमलों का मकसद सीमा पर टेरर कॉरिडोर को पैदा होने से रोकना है, यानी वो वहाँ अपनी सीमा के नज़दीक कुर्दों के वजूद को आतंकी गलियारा कह रहे हैं। यहाँ मैं आपको बता दूं कि जब कल मैंने तुर्की के सीरिया पर हमले की खबर आप तक पहुँचाई थी, तब तक बीबीसी भी इस खबर की तफसील नहीं बता पाई थी, लेकिन मीडिया स्टार वर्ल्ड की टीम काफ़ी तेज़ी से आप तक खबर पहुँचाने की कोशिश करती रहती है। तुर्की के सिक्योरिटी फोर्स सीमा से लगा हुआ एक ऐसा सेफ जोन बनाने की कोशिश कर रही है जहां कुर्द सैनिक ना हो। वहां कुर्दों के सैनिकों को पेशमर्गा कहा जाता है। तुर्की का कहना है कि इस सेफ जोन में सीरियाई शरणार्थियों के घर भी होंगे। वो अपने यहाँ से सीरियाई रेफ्यूजीज़ को वापस भेजकर सीरियाई सीमा में ही बसाना चाहते हैं। बीबीसी ने यह भी खबर दी है कि कुर्दों के नेतृत्व वाले सुरक्षा बलों ने तुर्की के हमलों का जवाब भी दिया है और दोनों सैनिकों के बीच टकराव हुआ है। ये खबर अभी दूसरे सोर्सेज से कंफर्म नहीं हुई है, लेकिन ये बात सही है कि कुर्दों के पास अपना हथियार है। अपना नहीं बल्कि अमेरिका ने उनसे हथियार दिया था। जैसा कि वो बताते हैं कि उन्होंने दाइश के ख़िलाफ़ जंग के लिए उन्हें हथियार दिए थे, लेकिन हकीकत यह है ग्राउंड ज़ीरो से, जो मैं भी कई बार वहाँ गया हूँ, कि दाइश को वो सपोर्ट करते थे और सीरिया की हुकूमत के ख़िलाफ़ जंग लड़ने के लिए अमेरिका ने ही हथियार दिए थे। अब वो हथियार तुर्की के इस हमले के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होना शुरू हो गए हैं। तो ये देखिए, अमेरिका ने एक तरफ उसको जंग करने की इजाज़त दी, दूसरी तरफ हथियार दिए हुए हैं। यही हाल है। मेरा तो मानना यह है कि जंगें जब होती हैं तो दोनों तरफ हथियार भी एक तरफ से जाते हैं, प्लानिंग भी एक तरफ से ही जाती है। अमेरिका और दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज़ ने ये दावा किया है कि कुर्दों ने सीरिया में दाइश को हराने में मदद की थी और वे दाइश के ख़िलाफ़ लड़ाई में अमेरिका के अहम सहयोगी थे। लेकिन दिलचस्प बात यह है, जो बीबीसी की रिपोर्ट से उनकी हकीकत सामने आती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मौजूदा वक्त में कुर्द अपने काबू वाले इलाकों की जेलों में बंद हज़ारों दाइश लड़ाकों और कैंपों में रह रहे उनके रिश्तेदारों की सुरक्षा करते हैं। सुरक्षा कौन करता है, ये सोचने वाली बात है। यानी
यही लोग दाइश को मदद कर रहे थे। उस वक्त कहते थे कि हम दाइश के ख़िलाफ़ जंग लड़ रहे हैं। जब रूस, ईरान और हिजबुल्लाह और ख़ुद सीरिया की फ़ौजों ने उनको मार भगाया, उसके बाद अब ये कह रहे हैं कि हम तो दाइश के ख़िलाफ़ ही लड़ रहे थे। वो कुर्दों को भी यही कह रहे हैं कि वो उन्होंने हमारी मदद की थी, और अमेरिका का ख़ुद का दावा है कि उसने दाइश के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ की हैं। लेकिन आज तक अगर दाइश के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई की होती तो सीरिया की हुकूमत उनकी किसी कार्रवाई को अप्रिशिएट करती, एक्सेप्ट करती। सीरियाई हुकूमत आज भी तुर्की और अमेरिका की फ़ौजों को वहाँ पर काबिज़ फ़ौज, ऑक्यूपाइंग फोर्स कहता है। कभी भी वो अपने सहयोगी के तौर पर इन दोनों मुल्कों की फ़ौजों को नहीं देखता है। आगे बीबीसी के नुमाइंदे ने कहा है कि अभी ये साफ नहीं है कि जंग शुरू होने के बाद में वो ऐसा करते रहेंगे या नहीं। इस बीच वरिष्ठ अरब पत्रकार यानी सीनियर अरब जर्नलिस्ट और लंदन से अरबी भाषा के अखबार रायल यौम के एडिटर अब्दुल बारी अतवान ने अपने एडिटोरियल में लिखा है कि अमेरिका ने पहले तो सीरिया में कुर्द फोर्सेस का गठन करके उन्हें अपने सैनिक मिशन में इस्तेमाल किया, और अब तुर्की ने हमला शुरू किया है तो वे कुर्दों को छोड़कर किनारे हो गया। इसके बाद अब ट्रंप ने ज़्यादा ज़ोरदार थप्पड़ अपने अरब दोस्तों और शायद इजराइलियों को भी जड़ दिया है। उन्होंने ट्रंप के उस बयान पर यह कमेंट किया है कि अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में बेवकूफ़ी की जंगों में शरीक होकर गलती की है। 7000 मील दूर के हालात संभालने की हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ये ट्रंप कह चुके हैं। ये बहुत ही दिलचस्प है। अब तक यहाँ क्या करते थे, क्यों ये जंगों में मुलव्विस थे, ये जवाब देना पड़ेगा वाशिंगटन में बैठे हुए लोगों को। ट्रंप ने बुधवार को अपने एक चौंका देने वाले ट्वीट में लिखा था कि मिडिल ईस्ट में इंटरफेयर अमेरिका की हिस्ट्री का सबसे बुरा फैसला था। हम अपने प्यारे सैनिकों को धीरे धीरे सुरक्षित रूप से वतन वापस ला रहे हैं। मिडिल ईस्ट की लड़ाइयों ने अमेरिकी खजाने को $8 ट्रिलियन का नुकसान पहुंचाया है। अब वो अपने डॉलर्स की फिक्र कर रहे हैं, अब हार नज़र आ रही है। इसलिए अतवान आगे लिखते हैं कि अमेरिकी सपोर्ट पर भरोसा करने वाली अरब सरकारों के लिए इस बयान का क्या मतलब है, जिन्होंने ट्रंप को खुश करने के लिए कई सौ अरब डॉलर खर्च कर दिए और मई 2017 में रियाज यात्रा में उनके लिए रेड कारपेट बिछाया। हम यहाँ ख़ास तौर से सऊदी अरब और इमारात की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पैगाम साफ है, इसमें कुछ डिटेल देने की ज़रूरत नहीं है। अमेरिका का पैगाम यह है कि ईरान के पास जाओ, सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई का फ़ोन नंबर मालूम करो, या राष्ट्रपति रूहानी या फिर विदेश मंत्री मोहम्मद जवाद ज़रीफ का फ़ोन नंबर पता करके उनसे बात करो और समझौता करके यमन जंग से बाहर निकलने का रास्ता खोजो। हमसे किसी चीज़ की उम्मीद न रखो, हम बस हमदर्दी के 2-4 लफ्ज़ बोल देंगे, इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। अतवान के मुताबिक ट्रंप ने कुर्दों को जिस तरह धोखा दिया है वही चीज़ वो कुछ सरकारों के साथ भी कर सकते हैं। इस सच्चाई को अमेरिका के एलाइज में सबसे पहले इजराइलियों ने समझा है और वहाँ सोग छा गया है। यूनाइटेड नेशन में इजराइल के फॉर्मर एम्बेसडर डोरी गोल्ड ने कहा है कि मैं आज खुद को एक कुर्द महसूस कर रहा हूँ। जब अमरीकियों ने कुर्दों को अकेला छोड़ दिया तो हमें भी अकेला क्यों नहीं छोड़ सकते। गोल्ड अमेरिका को भी अच्छी तरह समझते हैं और इसराइल के अरब दोस्तों को भी अच्छी तरह जानते हैं। वे सऊदी अरब के पूर्व इंटेलिजेंस चीफ तुर्की फैसल, इसी तरह पूर्व जनरल अनवर इश्की से कई बार मुलाकातें कर चुके हैं। इसराइलियों में इस वक्त ये विचार आम हो चुका है कि ट्रंप ने मिडिल ईस्ट के इलाके से राजनीतिक और सामरिक यानी पॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक तौर पर पूरी तरह बाहर निकल जाने का फैसला कर लिया है और यतीम बन चुके अपने दोस्तों को उनके हाल पर छोड़ने जा रहे हैं। उनके मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के इस फैसले के कुछ कारण हैं। पहली वजह यह है कि अमेरिका के पास अब तेल बहुत ज़्यादा हो गया है, वो तेल का एक्सपोर्ट भी करने लगा है, इसलिए उसे मिडिल ईस्ट के तेल की ज़रूरत नहीं रही है। दूसरी वजह यह है कि ईरान की लीडरशिप में बनने वाले इस्लामी प्रतिरोधक मोर्चे यानी इस्लामिक रेजिस्टेंट फ्रंट की ताकत बढ़ चुकी है और चीन की फाइनेंशियल और फौजी ताकत में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। कुछ ही बरसों में डॉलर की मोनोपोली खत्म होने वाली है। अतवान के मुताबिक तीसरी वजह यह है कि अमेरिका ने सऊदी अरब और इसराइल की डिफेंस के लिए जो मिसाइल ढाल कायम कर रखी थी वो पूरी तरह फेल हो चुकी है। बक़ैक और खरैस में आरामको के
तेल कारखानों पर होने वाले हमलों से इस सिस्टम की नाकामी पूरी तरह खुलकर सामने आ गई है। दूसरी तरफ ईरान के होर्मुज के इलाके में अमेरिकी ड्रोन को मार गिराया। चौथी वजह यह कि अमेरिकी पाबंदियां ईरान, चीन, रूस और वेनेजुएला को झुका नहीं पाए, बल्कि इन मुल्कों ने एक जॉइंट अलायंस बना लिया है जिसमें दूसरे मुल्क भी शामिल हो सकते हैं। पांचवी वजह यह है कि ट्रंप ने 2015 के इलेक्शन कैंपेन में कहा था कि मिडिल ईस्ट से वे सारे अमेरिकी सैनिकों को अमेरिका वापस लाएंगे। उन्होंने इराक और अफगानिस्तान जंग की मुखालिफत की, मगर उन्होंने अरब देशों से सैकड़ों अरब डॉलर वसूलने के लिए अपना फैसला टाल दिया था। लेकिन अब हालत यह है कि अरब सरकारों के ख़जाने खाली हो गए हैं। अब्दुल बारी अतवान के मुताबिक अमेरिका ने नॉर्थ ईस्ट सीरिया से अपनी फ़ौज वापस करने का फैसला जल्दी में इसलिए लिया कि उसे सऊदी अरब में आरामको के तेल कारखानों पर होने वाले हमले से डर लगा है। ये बात अमरीकी और इजरायली दोनों ही मान रहे हैं कि ये हमला जिसने भी किया है वो हकीकत में असाधारण यानी एबनॉर्मल सलाहियत और एक्सपर्टीज़ रखने वाले लोग हैं। 20 मिसाइल और ड्रोन कई सौ किलोमीटर दूर से चलकर अपने निशाने को बड़े सटीक रूप से भस्म कर देते हैं। ये देखकर इजरायली बुरी तरह डर गए हैं, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह पता है कि अमेरिकी मिसाइल ढाल, पैट्रियट और रडार तैनात होने के बावजूद जब ये मिसाइल और ड्रोन अपने निशाने तक पहुंच गए तो इसराइल के डिमोना परमाणु केंद्र तक क्यों नहीं पहुंच सकते। मैंने आपसे पहले बताया था कि इजराइल में अब ये डिस्कस होने लगा है कि इस डिमोना परमाणु केंद्र को बंद कर देना चाहिए। इससे बहुत बड़ा खतरा है। बंद करने में इतना नुकसान नहीं है, इसको जारी रखने में नुकसान है। ये एक डर की ही एक तरह से डर की तरफ इशारा है और ये बात अतवान भी अपने आर्टिकल में लिख रहे हैं। अतवान ने तो यहाँ तक कहा है कि अब तो हिजबुल्लाह को 1.5 लाख मिसाइलों की भी ज़रूरत नहीं है। वे कुछ दर्जन मिसाइलों की मदद से ही इसराइल के सारे हवाई अड्डों, रेल स्टेशनों, बिजली के केंद्रों, वाटर प्लांट्स, कारखानों, अमोनिया के भंडारों और नकब रेगिस्तान में डिमोना परमाणु केंद्र को निशाना बना सकता है। अतवान ने आखिर में लिखा है कि हम एक बार फिर ये बात कह रहे हैं कि आने वाले दिनों और हफ्तों में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनाई का फ़ोन बहुत बिजी रहेगा। मिडिल ईस्ट के बहुत से बादशाह उनकी हमदर्दी हासिल करने के लिए लाइन में लगे रहेंगे। इनमें नेतन्याहू हरगिज़ नहीं होंगे, क्योंकि तेहरान में कोई भी उनका फ़ोन रिसीव करने वाला नहीं है, बल्कि शायद उनका जवाब मिसाइलों से दिया जाएगा। आपने देखा हालात कितनी तेज़ी से बदल रहे हैं। मीडिया स्टार वर्ल्ड की जानिब से दी जाने वाली खबरें प्रॉपर रेफरेंस के साथ होती हैं। आप इन तमाम खबरों को गूगल करके कंफर्म कर सकते हैं। आपको मेरा कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। जय भारत, जय हिंद।